हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडे। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को समझते हैं। द लास्ट लेसन इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अल्फोंस डॉडे। द स्टोरी इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर which took place in 1870 and 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। दोस्तों, इस कहानी का बैकग्राउंड जो है एक फ्रांस और प्रशिया के वॉर का है जो कि 1870 और 1871 के बीच में लड़ा गया था। इस लड़ाई में फ्रांस की हार हुई थी और प्रशिया की जीत हुई थी और प्रशिया को उस वक्त लीड कर रहे थे बिस्मार्क। प्रशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। मीन्स उस वक्त का जो प्रशिया था वो जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया का मिलाकर बना हुआ था। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। और फ्रांस की हार के बाद जो दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स थे, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेक्स एंड लॉरेन, ये दोनों प्रशियन के कब्जे में चले गए। द स्टोरी फॉलोज अ यंग बॉय हु इज ऑन हिज वे टू स्कूल। और कहानी की शुरुआत होती है, एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है फ्रेंच। वो स्कूल जा रहा होता है, अपने रास्ते में है, स्कूल जाने के रास्ते में, एंड इज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय हिज टीचर मिस्टर एम हैमल। और उसको काफी डर लग रहा है कि उसके टीचर मिस्टर एम हैमल उसको काफी डांटेंगे, बिकॉज ही डजंट नो अबाउट पार्टिसिपल्स। क्योंकि मिस्टर एम हैमल पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने वाले थे और वो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी जानता नहीं है। As the boy is walking to school, he is tempted to skip class and spend the day outdoors। जैसे जैसे वो स्कूल जाने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो रास्ते में फिर उसको ख्याल आ रहा है कि चलो आज स्कूल स्किप कर देते हैं और कुछ एंजॉय करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज को, क्योंकि वेदर बहुत ब्यूटीफुल था। एंड द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द टाउन सच एज द प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग। उसने देखा कि एक सॉ मिल था, लकड़ी का एक काटने वाली एक जहाँ पे मशीन लगी रहती है, उसके पीछे प्रशियन सोल्जर्स जो है ना मार्च कर रहे थे, तो वो सब देख के उसको काफी अच्छा लग रहा था। However, he ultimately decides to go to school and face the consequences of not knowing about participles। लेकिन वो फाइनली फैसला करता है कि नहीं, मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना चाहिए, अपने मतलब अपने मन में जो लालच आ रहा है उसको रोकना चाहिए और जाना चाहिए स्कूल, और जो भी होगा फेस करेंगे। On the way to school, the boy notices a crowd gathered in front of the town hall। और जब वापस स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में एक टाउन हॉल होता है, वहां देखता है बहुत सारी भीड़ खड़ी है, विच इज वेयर ऑल द बैड न्यूज फ्रॉम द वॉर हैज बीन पोस्टेड इन द पास्ट। और टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, नोटिस बोर्ड, जहां पर वॉर की पिछले 2 सालों से जो भी वॉर की जो इन्फॉर्मेशन है वो उस बुलेटिन बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर दे दी जाती थी। लोग उसको पढ़ते थे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। He wonders what could be the matter now but decides to keep moving and go to school। वो सोचता है कि पता नहीं अब इतने लोग आज भीड़ लगाकर क्यों रखे हुए हैं, आज क्या हो गया। फिर वो आगे बढ़ जाता है। देन द ब्लैक स्मिथ वॉचर, तभी वहां पे एक ब्लैक स्मिथ था जो वो देख रहा था वो सब चीज नोटिस को। तो वो बुलाता है उस लड़के को और बोलता है नॉट टू रश बिकॉज ही हैज प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट टू स्कूल। बोला कितना तेज मत जाओ बच्चे, अभी बहुत समय है स्कूल जाने के लिए। ये मिस्टर एम एमएल की पिक्चर है, आप देख सकते हैं। द बॉय अराइव्स एट स्कूल एंड इज सरप्राइज टू फाइंड दैट इट इज यूजुअली क्वाइट। जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि ये अनयूजुअली क्वाइट है, मतलब इतनी शांति है स्कूल में जितनी हो नहीं सकती। नॉर्मली स्कूल में बच्चे जहाँ पढ़ते हैं बहुत सारी नॉइजेस देखने को मिलती है, बट वो काफी शांत था। नॉर्मली देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड बसल एज द स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द स्टार्ट ऑफ द क्लास। नॉर्मली कोई भी क्लास जब शुरू होता है तो वहां पे बहुत सारे बसल्स और नॉइजी एक्टिविटी देखने को मिलती है, बट टुडे एवरीथिंग इज क्वाइट। लेकिन आज सब कुछ शांत था, विच मेक्स द बॉय फील मोर नर्वस। इससे ज्यादा वो और नर्वस हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। He enters the classroom and sees that all his classmates are already in their places and his teacher, Mr. M. Hamel, is dressed very formally in his green coat, frilled shirt and embroidered silk cap, which he only wears on special occasions। तो जब वो एंटर करता है क्लासरूम में तो सोचता है कि, तो वो देखता है कि मिस्टर एम हैमल जो है आज एक फॉर्मल ड्रेस पहने हुए हैं, जो ग्रीन कोट पहना है उन्होंने, फ्रिल्ड शर्ट पहना है और एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप पहना हुआ है। नॉर्मली ये ड्रेस वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं। द बॉय notices that there are also some village people sitting on the back benches of the classroom which are usually empty। फिर वो देखता है कि बैक बेंचेस जो नॉर्मली खाली रहते थे उस पर आज गांव वाले बैठे हुए हैं। द विलेजर्स इंक्लूड
ओल्ड हॉजर, उसमें ओल्ड हॉजर एक इंसान था, द फॉर्मर मेयर थे एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये सभी लोग वहां पर बैठे हुए थे। Everyone in the room looks sad, and old Hauser is holding an old primer with his spectacles lying across the pages. तो ओल्ड हॉजर वहां पर जो था, सभी लोग सैड दिख रहे थे, और ओल्ड हॉजर था, एक ओल्ड प्राइमर उसके हाथ में था। ओल्ड प्राइमर का मतलब एक एलिमेंट्री बुक होता है जिसमें आप ABCD लिखा होता है बच्चों का, क ख ग घ लिखा होता है, 1 2 3 4 होता है। तो वो बुक लेके उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। The boy is nervous because he is late and worried about being scolded for not knowing the lesson on the participles. Actually वो सोचा था कि स्कूल में बहुत सारा नॉइज होता है, तो नॉइज का सहारा लेके वो आराम से चुपचाप से क्लासरूम में घुस जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत शांत था। वो सीधा क्लास के अंदर गया, उसको काफी डर लग रहा था कि मिस्टर एम हैमल आज पार्टिसिपल्स पे सवाल करेंगे और मुझे डांट सुननी पड़ेगी। However, Mr. M. Hamel is kind to him and tells him to quickly take his seat, explaining that this will be their last French lesson because the Germans have ordered that only German should be taught in the schools of Alsace and Lorraine. मिस्टर एम हेमल ने उसको डांटा नहीं, उसको बहुत प्यार से बोला कि बेटा बैठ जाओ और ये तुम लोगों का आज लास्ट लेसन है, क्योंकि जर्मन्स का ऑर्डर आया है कि अब से यहाँ एल्सस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन की पढ़ाई होगी, क्योंकि वो दोनों डिस्ट्रिक्ट तो जर्मन के कब्जे में चला गया है। फ्रैंच इज शॉक्ड एट दिस न्यूज। जैसे उन्होंने ये बात सुनी, फ्रैंच ने ये बात सुनी, वो पूरा शॉक्ड हो गया, जैसे लगा कि ये थंडर क्लैप हो। रियलाइजिंग दैट ही हैज टेकन हिज एजुकेशन फॉर ग्रांटेड, उसको लगा कि मैंने अपने एजुकेशन को ग्रांटेड ले लिया था, कि मतलब मैंने सीख ही लूंगा एक दिन। एंड हैज नॉट अप्रिशिएटेड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रेंच, और फ्रेंच को सीखने का उसने मौका गवा दिया है, ये उसको एहसास हो रहा है। He feels sorry for not studying harder and now regrets spending his time on trivial things like playing, seeking bird's eggs, or going sliding on the Saar instead of focusing on his studies. मतलब उस फ्रैंच जो है काफी दुखी महसूस कर रहा है कि मैंने स्टडी काफी हार्ड नहीं की। अब उसको पछतावा हो रहा है कि मैंने अपना पूरा समय छोटी मोटी चीजों पर बिता दिया, जैसे कि खेलना हो, बर्ड्स का एग्स को ढूंढना हो नेस्ट में जाकर, या फिर सार ट्री पर जाकर स्लाइड करना हो। इन सभी चीजों के अलावा उसको पढ़ना था, लेकिन उसने पढ़ने के अलावा ये सारी चीजें काम की, इसके कारण वो काफी दुखी था। The narrator also realizes that Mr. M. Hamel, who is retiring after 40 years of his faithful service and teaching, had dressed up for this occasion to show his respect for the French language and culture, which is being taken away from the people of Alsace and Lorraine. मीन्स फ्रैंच इस बात को भी रियलाइज करता है कि मिस्टर एम हैमल जो अपनी 40 साल की टीचिंग के बाद रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने आज ये फॉर्मल ड्रेस पहना है, शायद इस लास्ट लेसन के रिस्पेक्ट में और फ्रेंच लैंग्वेज के और कल्चर के रिस्पेक्ट में उन्होंने आज ये फॉर्मल ड्रेस पहना है। वो लैंग्वेज जो आज हम लोगों से अब छीना जा रहा है, पीपल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन के लोगों से छीना जा रहा है। The old men in the back of the classroom were also there to honor Mr. M. Hamel. और पीछे जो लोग बैठे हुए थे गांव वाले बैक बेंचेस पे, वो भी आए थे लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए और मिस्टर एम हेमल को अपना रेस्पेक्ट दिखाने के लिए कि आपने 40 इयर्स तक इतनी फेथफुल सर्विस यहाँ पे दी है। वो लोग भी काफी दुखी थे। वो लोग इस बात के लिए भी रिग्रेट कर रहे थे कि दे हैड नॉट टेकन देयर एजुकेशन मोर सीरियसली। उनको ये भी एहसास हो रहा था कि उन्होंने एजुकेशन को सीरियसली नहीं लिया। Then French is called upon to recite, but he has not learned the lesson well, and so he got mixed up on the first words. फिर फ्रेंच को बुलाया जाता है, फ्रेंच से पूछा जाता है पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन, लेकिन उसने तो याद किया नहीं था, सो फर्स्ट वर्ड बोलते ही वो मिक्सअप हो जाता है। Mr. M. Hamel takes this opportunity to explain that they all share in the responsibility for not learning enough. तो मिस्टर एम हैमल फ्रेंच को कहते हैं कि ओनली यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, सिर्फ तुम ही दोष देने के लिए नहीं हो, हम सबका ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हम लोगों को फ्रेंच सीखना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता को कभी चिंता नहीं थी कि तुम लोग जाकर पढ़ो सीखो। दे प्रीफर टू पुट यू टू फार्म ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो चाहते थे तुम्हारे माता पिता कि तुम लोग फार्म पे करो तो ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पैसे मिलेंगे, और मिल में काम करोगे तो भी पैसे मिलेंगे, पढ़ाई लिखाई से क्या मिलेगा। तो तुम्हारे माता पिता कभी चिंतित रहे ही नहीं। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, वो इसलिए तुम्हें काम पर भेजते थे ताकि कुछ पैसा मिल जाए। एंड आई, और जहां तक मेरा सवाल है, मिस्टर एम हैमल अपने बारे में कहते हैं कितनी ऑनेस्टी से कि आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोष देना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, वो कहते हैं
कि जब तुम्हें अपनी लेसन्स लर्न करने की बारी थी, तो मैंने अपने फ्लावर्स में बोला कि तुम लोगों को कि जाओ और मेरे फ्लावर्स में जाकर पानी डाल दो गार्डन में जाकर। तो ये मेरी गलती थी, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलिडे। वो ये भी कहते हैं जब मुझे फिशिंग के लिए जब जब जाना पड़ता था तो मैं तुम लोग को हॉलिडे दे दिया करता था ना। सो मैं भी दोषी हूं। Mr. M. Hamel talks about the beauty and importance of French language and how holding on to it is like holding the key to their prison। वो बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर आप ये लैंग्वेज सीख जाते तो ये एक तरह से मानो कि आपके हाथ में एक चाबी हो किसी जेल से बाहर निकलने का। वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का लैंग्वेज अगर एक हो तो सारे लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो पूरी एक कम्युनिटी में किसी के खिलाफ भी आवाज उठाएगी तो कोई भी मजबूर हो जाएगा आपके जेल के दरवाजों को खोलने के लिए। लेकिन जब आपकी लैंग्वेज एक होगी तभी आप ऐसा कर पाएंगे। He then proceeds to teach them the grammar lesson। फिर बाद में ग्रामर लेसन वो बताते हैं। छोटे बच्चे बा बे बू बी फ्रेंच अल्फाबेट लिख रहे होते हैं। He is trying as if to give them all the knowledge at once or in a single effort before he leaves। ऐसा लग रहा है मानो कि एम हेमल उसके बाद ग्रामर के बाद फिर हिस्ट्री का लेसन्स देते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही बार में सबको सिखा देना चाहते हैं जाने से पहले। Mr. M. Hamel has provided the students with new copies to practice writing in beautiful handwriting। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को नई नई नोटबुक्स प्रोवाइड की है और उसमें बोला है कि उसमें लिखो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में। द कॉपीज हैव द वर्ड्स, उस कॉपीज में वर्ड्स जो लिखे गए हैं फ्रांस एल्सेस रिटन इन देम। ऐसा लग रहा है ना कि फ्रांस का फ्लैग जैसे कि हर जगह फैला हुआ हो। Everyone was set to work। उस दिन आप देख सकते थे कि सभी लोग अपने काम में बिजी थे उस वक्त, मतलब मीन्स पढ़ाई में बिजी थे। Once some beetles flew in। एक में क्या हुआ कि जब पढ़ाई क्लास में चल रही थी लास्ट लेसन तो कुछ बीटल्स इंसेक्ट्स जो है ना क्लासरूम के अंदर घुस गए। बट nobody paid any attention to them। लेकिन किसी ने भी उन बीटल्स पे ध्यान नहीं दिया। Even the youngest students in the class kept working on their task of tracing their fish hooks। और जो छोटे बच्चे थे, जो सबसे छोटे बच्चे थे, वे लोग भी अपना वर्क कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे, वो लोग ड्राइंग कर रहे थे फिश हुक्स का। एज इफ मानो कि इफ कंप्लीटिंग देयर टास्क परफेक्टली वाज जस्ट एज इंपॉर्टेंट टू देम एज स्पीकिंग फ्रेंच करेक्टली। मतलब छोटे बच्चे इस तरह ड्राइंग कर रहे थे और कॉपी कर रहे थे फिश हुक्स का, मानो कि ना उन लोगों को जैसे लग रहा है कि अपना टास्क को परफेक्टली करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फ्रेंच बोलना करेक्टली। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और छत पर पिजन्स जो है धीरे धीरे साउंड में अपनी आवाजें निकाल रहे थे। एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ। और फ्रेंच ने अपने आप से अपने मन में कुछ सोचा। वो कहता है विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। यहाँ पर उसकी पेट्रियोटिक फीलिंग शो कराई जा रही है। फ्रेंच कहता है कि क्या ये जर्मन्स जो है ये पिजन्स को भी जर्मन में क्या बोलेंगे गाने के लिए। मीन्स ऐसा कहकर वो शायद बताना चाहता है कि आप मेरे बॉडी को कब्जा कर सकते हो, मेरे सोल और हमारे माइंड पर कब्जा नहीं कर सकते हो। Meanwhile, Mr. M. Hamel sits motionless and gazes at everything in the classroom। फिर वो चेयर पर आराम से बैठ जाते हैं बिना मूव किए हुए और चारों तरफ क्लासरूम को देख रहे होते हैं। As if trying to remember every detail। ऐसा लग रहा है कि जाने से पहले क्लासरूम में कौन कहाँ पे है, क्या चीज कैसे रखा गया है, हर चीज को अपने दिमाग में डाल लेना चाहते हैं। The narrator reflects on how Mr. M. Hamel must feel to be leaving the classroom he has taught in for 40 years। फ्रेंच को लग रहा है कि मिस्टर एम हेमल को कैसा महसूस हो रहा होगा कि वो 40 साल सर्विस जहां दिए वहां से उनको जाना पड़ेगा। With its familiar surroundings, including the garden, walnut trees, hope point outside the window that he planted himself। मतलब जाते जाते उनको फेमिलियर अपने सराउंडिंग्स को छोड़ना पड़ेगा, जो आसपास की परिचित वातावरण था और गार्डन था उनका, वॉलनट ट्रीज था और होप पॉइंट एक क्लाइंबर होता है जो विंडो के बाहर उन्होंने अपनी खुद लगाया था। इस सब को छोड़कर जाना होगा क्योंकि उनकी सिस्टर ऊपर जो है पूरा पैकिंग कर रही है। The narrator imagines how heartbreaking it must be for Mr. M. Hamel to leave it all behind, knowing that he and his sister must leave the country the next day। Mr. फ्रेंच को काफी
दुखी महसूस हो रहा है, काफ़ी दुःख महसूस हो रहा है कि मिस्टर हैमेल को कितना बुरा लग रहा होगा इन सारी चीज़ों को छोड़कर उन्हें जाना पड़ेगा, उनको और उनके सिस्टर को, क्योंकि जर्मन्स ऑर्डर है कि आप लोग नेक्स्ट डे आप लोग इस कंट्री को छोड़ दीजिए। On this day, Mr. Hamel teaches the students about the importance of French language and history. The students, including the narrator, are moved by his words. और जब वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जो बातें कहते हैं, इनसे सभी लोग भावुक हो जाते हैं और वो लोग रियलाइज करते हैं द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन के सीरियसनेस को वो लोग रियलाइज करते हैं कि कितना सिचुएशन सीरियस हो चुका है। दे कंप्लीट देयर फाइनल लेसन्स एंड प्रैक्टिस राइटिंग इन फ्रेंच। फाइनली वो लोग अपना लेसन्स को कंप्लीट करते हैं, राइटिंग जो है वो कंप्लीट करते हैं फ्रेंच में। एज द लेसन्स कम्स टू अ क्लोज द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स नून। और तभी जब लेसन खत्म होता है तो चर्च क्लॉक की घंटी बजती है, 12 बजता है, जिसको एंग्लस बोला गया है, मतलब एक बेल बजती है जिसको एंग्लस बोला गया है एज अ कॉल टू प्रेयर। ये सर्विस कॉल होता है प्रेयर के लिए, लोगों को याद दिलाने के लिए 12 बजे बजाया जाता है। तो प्रेयर रिंग्स आउट एट द सेम टाइम द साउंड ऑफ द ट्रम्पेट्स फ्रॉम द रिटर्निंग प्रशियन सोल्जर्स इज हर्ड आउटसाइड। और तभी बाहर जो प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे होते, बाहर मार्च कर रहे थे, उनके ट्रम्पेट्स यानी कि उनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सुनाई दे रहा होता है कि वो स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं टेक ओवर के लिए। मिस्टर हैमेल बिकम्स इमोशनल एंड राइट्स विवा ला फ्रांस। और वो मिस्टर हैमेल काफी इमोशनल हो जाते हैं और पीछे मुड़कर बोर्ड पर लिखते हैं विवा ला फ्रांस, मींस लॉन्ग लिव फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड सेज, और वो कहते हैं स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, मीन्स आपकी क्लास खत्म हो गई, आप लोग जा सकते हैं। और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम.एस. श्रीवास्तव अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू।